Hey guys, how are you doing? India is rethinking nuclear power from expansion plans to private participation. The stakes are high and the choices are complex. लेकिन सवाल यही है, क्या न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए रोबस्ट सॉल्यूशन है? ये एक महंगा, that is costly affair और जोखिम भरा दांव. Let's analyze it from UPSC aspirants point of view and we begin this lecture with the recently passed the Shanti Bill. तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया 2025 में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल पास किया है 2025 में. एंड व्हाट इज दिस बिल ऑल अबाउट? इट सेज द फॉलोइंग. It basically, if you go back to the history, India's nuclear energy was governed by two old laws, and those were Atomic Energy Act 1962 and Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, है ना. तो नटशेल में, बाकी तो आप इसको पॉलिटी की क्लास में कंप्लीट करेंगे, बट वी विल लुक इनटू दिस दिस वीडियो फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. तो ये लॉ सरल भाषा में क्या करते थे? रिस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज लार्जली टू गवर्नमेंट एंटिटीज, सिंपली नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, है ना. प्राइवेट प्लेयर्स वर एब्सेंट, राइट. उनका कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था. दे क्रिएटेड लीगल अनसर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, दैट इज वन पार्ट वाज दोज लॉज. एंड अदर पार्ट वाज स्लोड एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, है ना. तो जैसे कि जनरली जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो कंपटीशन आता है एंड थिंग्स गेट स्पीड अप, दे गेट गैल्वेनाइज्ड बेसिकली. द शांति बिल 2025 रिप्लेस क्या करता है? इट रिप्लेसेस बोथ लॉज टू क्रिएट अ सिंगल modern framework for nuclear power, basically private players participation, which you are going to cover in the polity section, but we are going to cover here mainly science point of view, है ना. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए what is basically nuclear energy. देखो, let me tell you simple science, है ना. We are going to make another video in the detail version. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या है? जो एटम है, एटम बेसिकली एनी एटम, है ना. तो मॉडर्न जो थ्योरी है वो एटम की थ्योरी ये है कि जो ये वाला रीजन है अंदर वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना. न्यूक्लियस के पास जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ओके. एंड दीज न्यूक्लियॉन्स दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं उनको. दे आर द पार्टिकल्स ऑफ द nucleus, and this region, the modern quantum theory says, this is the region where electron is found. There is some probability of finding electron in this particular region. Then maybe another region, you can go on to say, they are basically orbits, higher energy orbits, है ना. सबकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है. ये बेसिक साइंस है. तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कंपैरेटिवली क्या है? बहुत कम है. तो जो एटम का मास है इट इज कंसिडर्ड द मास ऑफ द न्यूक्लियस. सो अब ऐसा होता है, लेट मी टेल यू समथिंग, द न्यूक्लियस इज गवर्न्ड बाय टू लॉज, two forces basically. There are four fundamental forces. I have also talked about it in another video. कौन कौन से फोर्स होते हैं? एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, which we know, है ना. ग्रेविटी के कारण ही क्या है? मून इज revolving around the earth and planets are revolving around the sun. The stars, for example, including sun, they are revolving around the galactic center, so on and so forth. So universe is largely governed by gravitational force, but at a small scale it is very 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 weak, है ना. weakest of the all forces. Other forces, for example, I am holding this pen. This is electromagnetic force, है ना. ये किसके कारण है? Electromagnetic force, क्योंकि इसमें जो फ्रिक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है. ऑलराइट. थर्ड एंड फोर्थ जो फोर्स है, these two forces are large range forces. मतलब ये लंबी रेंज तक काम करते हैं. दोनों के दोनों कैसे? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. हायर इज द डिस्टेंस, लेसर इज द फोर्स, बट दे ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास, है ना. ये बेसिक साइंस है. जो दो फोर्स है इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो जो ये वाले फोर्स है दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना. ये दोनों कौन से फोर्स है? शॉर्ट रेंज. व्हाई शॉर्ट रेंज? बिकॉज दे आर इफेक्टिव ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस रेडियस. भाई यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा तो औरों से ज्यादा आना चाहिए, है ना. नो मैटर वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यू शुड नो ऑल दोस बेसिक थिंग्स, राइट. थोड़ा सा तो आपके कॉन्सेप्ट्स एक जनरल एस्पिरेंट से, जनरल पब्लिक से अच्छे होने चाहिए. तो न्यूक्लियस की भाई ये रेडियस होती है. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड 1.2 फेम्टोमीटर. यू मस्ट रिमेंबर 1 फेम्टोमीटर इज 10⁻⁻15 मीटर. इन नटसेल जो ये न्यूक्लियस रेडियस है ना, न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर. फर्मी के नाम पे इट इज कॉल्ड फेम्टोमीटर और समटाइम्स वी कॉल इट ओनली फर्मी. ये बेसिक फंडा है भाई, है ना. तो इस रेंज तक क्या करता है ये फोर्स? क्या करता है? एक्ट करता है.
Now what happens inside the nucleus? Two forces are constantly, tug of war चलता रहता है किनके बीच में? इंटरेस्टिंगली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना? बेसिक साइंस हमने पढ़ा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, है ना? प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ऐसे, ठीक है? लेकिन वंस यू पुट टू मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रीजन क्या हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, है ना? यूरेनियम में 92 क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे जैसे यूरेनियम 235 है ना, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस, तो 92 और 135 के बीच में जो गैप आएगा 143 का आएगा, है ना? तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना? तो कितने न्यूट्रॉन्स है इसमें? 143। और कितने प्रोटॉन्स है? 92 प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन्स तो आपस में रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डू प्रोटॉन्स डू नॉट सॉरी न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे डोंट रिपेल। दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इट बिकम्स काइंडली स्ट्रॉन्गर देन द न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड दिस कॉज इनस्टेबिलिटी, है ना? तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस को इनस्टेबल करता है। तो इसको देखा था 1896 में हेनरी बेकरल, है ना? तो अगर मैं बेसिक हिस्ट्री की आपको बात करूं, फिजिक्स की हिस्ट्री की बात करूं, तो 1895 में रॉन्टेजन, डब्ल्यू रॉन्टेजन बेसिकली, अगर आपको पता होगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज भी उन्हीं को मिला था। He was studying, something, and I'm not going to talk. 1895 में he discovered एक्सरेज, है ना? तो उन्होंने क्या किया? जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रेज पे बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने पूरे apparatus को बंद कर दिया था, है ना? तो लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए थी। अचानक से उन्होंने देखा 2 फीट दूर या 4 फीट दूर पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी और वहां पे लाइट की फ्लैश पड़ी। जब उन्होंने पूरा apparatus बंद कर रखा था, तो फिर ये लाइट कहां से आई? तो एक्चुअली 1895 में ये एक्सरे की खोज की किसने? रॉन्टेजन ने। Then there was another guy, 1896, हेनरी बेकरल, he was studying एक्सरे बेसिकली, है ना? तो एक्सरे को पढ़ते पढ़ते पता चला कि हेनरी बेकरल ने स्पॉन्टेनियस इमिशन, है ना, यूरेनियम 92 से उसने कुछ रेज निकलती बाहर देख ली, है ना? दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो तो इस तरीके से होती है ना, उसमें क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा क्या है? हीलियम के न्यूक्लियस है। बीटा पार्टिकल्स बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, है ना? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। एंड देन गामा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। देयर आफ्टर मैडम क्यूरी, है ना, और पियरे क्यूरी ने 1898 में प्रॉपरली रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया, एंड दे डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम आल्सो, फॉर व्हाट दे गॉट नोबेल प्राइज आल्सो। तो रेडियो एक्टिविटी डेवलप होने लगी। इवन रदरफोर्ड, हु इज सपोज्ड टू बी फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, has also got Nobel Prize for the nuclear radioactivity basically, also nuclear reaction in other words. So this is what is the nuclear energy has to do with, tug of war between electromagnetic force and the strong force, है ना? बाकी डिटेल मैं अनदर वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन होता क्या है, लेट मी क्विकली टेल यू। तो होता क्या है कि जो ये न्यूक्लियस का मास है, दिस मास, इट टर्न्स आउट दैट कि न्यूक्लियस का जो मास है ना, लेट्स से कैपिटल एम, है ना, मास ऑफ दिस इज कैपिटल एम। ये मास कम आता है किससे? प्रोटॉन के टोटल मास से, जितने भी प्रोटॉन होंगे, है ना, तो उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लो कोई भी ये नंबर है, तो जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज एटॉमिक मास, तो जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और इन दोनों का गैप, दिस टर्म इज कॉल्ड ए माइनस जेड इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमेशा कम आता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये गैप है ना, दिस गैप इज कॉल्ड मास डिफेक्ट डेल्टा एम, है ना? ये बड़ा, ये छोटा। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या कहती है? डेल्टा एमसी स्क्वायर, मास इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मास को एनर्जी और एनर्जी को मास में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज वेयर दिस एनर्जी इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड naturally through natural radioactivity. This is produced, beta particles, gamma rays and alpha particles are also produced naturally by all those elements which are above 92. यानी कि 92 से ऊपर जितने भी होंगे सारों में ये पाया जाएगा। क्यों? Because there is tug of war between nuclear force and electromagnetic force. This is what we do artificially, है ना? तो हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर बुलेट कैन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, है ना, छोटी सी बुलेट। तो हम न्यूट्रॉन को इसलिए करते हैं, जनरली न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एंड व्हेन वी बॉम्बार्ड दिस स्लो न्यूट्रॉन, अगर बहुत फास्ट न्यूट्रॉन होगा तो बाहर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन। से बमबारी करते हैं किस पे? यूरेनियम 235 है। आई हैव मेड अनदर वीडियो ऑन यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, है ना? तो जो यूरेनियम 238 है, प्रकृति में 99.3% के करीब पाया जाता है ना? बहुत कम पाया जाता है 235 व्हिच इज फिसाइल। बट एनीवेज, जब इसको एनरिच करते हैं सेंट्रीफ्यूज में, जैसे ईरान के साथ एक प्रॉब्लम चल रही है ना, यूएसए इज आल्सो
बार बार यही चलता रहता है कि तुम इसका क्या करोगे, ज्यादा एनरिचमेंट करोगे तो क्या होगा, अगर ज्यादा एनरिचमेंट होगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब में, एन बॉम्ब में या एटॉमिक बॉम्ब में बेसिकली उसको तब्दील किया जा सकता है, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम वर्ल्ड अक्रॉस इज गोइंग ऑन। खैर हमें क्या डिस्कस करना है क्विकली, तो यहां से यूरेनियम से एक न्यूट्रॉन जब इसने एब्सॉर्ब किया तो यूरेनियम 236 बना, विच इज अनस्टेबल, है ना। ये अनस्टेबल है, दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल एंड इट ऑसिलेट्स, है ना। तो उसका न्यूक्लियस ऑसिलेट होता है, इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जांपल इट गोज इनटू द क्रिप्टन एंड बेरियम, है ना। और साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकालेगा और इस तरह से क्या हो जाएगी, एक चेन रिएक्शन होगी एंड चेन रिएक्शन से ये पहला यूरेनियम था, फिर दूसरा यूरेनियम, तीसरा, और so on and so forth, which I am going to talk in the next class because I am going to make another video on the same topic. तो इस तरह से चेन रिएक्शन को कंट्रोल करके we can, you know, this kinetic energy of these fragments, it is converted into heat energy and उस heat energy से हम क्या बनाते हैं, steam, और उस steam से हम क्या करते हैं, what we do, we rotate turbine and we get electricity. That is the basic idea, है ना। सरनोबिल एक आप लोगों ने देखा होगा, एक वेब सीरीज भी आई थी सरनोबिल, डिजास्टर पे ही है वो, तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट हाउ दिस थिंग वर्क्स। जो हम बात करना चाह रहे हैं इसमें, तो जो एनालिसिस वो है कि जो ये न्यूक्लियर एनर्जी से जो एनर्जी इंडिया में निकल रही है, इट इज मीटिंग लेस देन 2% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट which you all must know because for your preparation it is most important। जो इंडिया का एनर्जी डिमांड है 55% कहां से मीट होता है, कोयले से मीट होता है ना। तो इफ यू लुक एट द डेटा, 22 गीगावाट्स का टारगेट है बाय 2032, है ना। अभी तो 8 गीगावाट है केवल, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो 1 किलोवाट का मतलब होता है एक छोटा सा हाउस होल्ड न्यूक्लियर फैमिली के लिए, है ना। 1 मेगावाट का मतलब एक छोटा सा टाउन, है ना, या गांव। तो एक फैमिली के लिए 1 किलोवाट सफिशिएंट है। 1 गीगावाट का मतलब है कि आप एक सिटी को क्या कर सकते हो, पावर कर सकते हो, मोटा मोटा, राइट। किलो मतलब 10⁻³ है ना, किलो का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, so on and so forth। By 2047 the target is 100 gigawatts, you know, जब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, है ना, अमृतकाल। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोडक्टेड टू सप्लाई 9% ऑफ द इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी। यू शुड रिमेंबर द परसेंटेज, ओनली 9% आउट ऑफ 100%। तो इसको ऐसा हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी आएगी तो सारी एनर्जी आपकी कहां से मिलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी से सारी एनर्जी डिमांड पूरी हो जाएगी। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द रीजन। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कितना है, 2000 करोड़ पर मेगावाट। सो कैन यू इमेजिन, मेगावाट के बाद क्या आएगा, है ना, मेगावाट के बाद गीगावाट। तो राइट, मेगावाट बोले तो 10⁻6 वॉट इक्वल टू 1 मेगावाट, है ना। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, 10⁻9 वॉट इक्वल टू 1 गीगावाट। तो कैन यू इमेजिन, इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर, है ना। दिस सेज इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर एंड व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू 9% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इफ इट इज डन, है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्यों जरूरी है, लेकिन एक तो वो हेल्प करेगी नेट जीरो इमिशन के लिए, विच इज द क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज का जो अपना क्या है हमारा एक गोल है, राइट। एंड एनर्जी सिक्योरिटी ऑल्सो। लेट मी गिव यू अनदर डेटा टू कंपेयर, है ना। देखो फिलहाल क्या है, इंडिया करंटली ऑपरेटेड 24 रिएक्टर्स अक्रॉस 7 लोकेशंस, है ना। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फिलहाल कितनी है, 8.78। जैसे उत्तर प्रदेश में नरोरा है, वहां पर क्या है, 2 है 440 वाट के, है ना, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स बोलते हैं इनको, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। देन दिस इज कारापर, है ना, रावतबटा, है ना, तारापुर, कैगा, है ना, ठीक है। और उसके अलावा कालपक्कम एंड कुडनकुलम, है ना, वहां पे 2 VVR है, वाटर एनर्जी रिएक्टर्स है, जो बेसिकली वो रशियन वर्जन है बेसिकली, है ना। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, राइट। दिस इज कॉल्ड वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर्स बेसिकली, ऑलराइट। So if you compare the data today, if you compare to data, capacity and pipeline status क्या है as of November 30, 2025, है ना। This data is taken on this date by Government of India website, right, है ना। PIB से by the way डेटा लिया गया है, तो let me tell you source is PIB। India's total installed capacity कितनी है, 509.64 गीगावाट्स क्या हो चुकी है, जा चुकी है। And what is the good news if they ask you question in prelims कि जो नॉन फ्यूसिल फ्यूल्स है ना। देखो फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन से आ गए, अगर मैं आपको बताऊं फॉसिल फ्यूल्स में आपको आ गए, लेट मी शो यू अनदर डेटा फर्स्ट। फॉसिल फ्यूल्स में तो ये आ गए, कौन कौन से आ गए, कोल, गैस एंड ऑयल। 246 गीगावाट कैपेसिटी तो कहां से आ रही है, फॉसिल फ्यूल से आ रही है। और रिन्यूएबल, और इसको अगर मैंने दोनों को मिला दिया न्यूक्लियर को, तो वहां से कितना आ रहा है टोटल नॉन रिन्यूएबल में, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर मिलाकर कितना, 262.74। एंड परसेंटेज टर्म में देखोगे
तो ये कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कहां से, नॉन फोसिल है ना, नॉन फोसिल में आपकी कौन सा आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर एग्जांपल हाइड्रो, विंड है ना, सोलर एनर्जी एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी मिला के कितना है 51.55%, व्हिच इज वेरी गुड न्यूज। तो जो अपनी जो देखो पहले आज से 10 साल 15 साल पहले अराउंड 60% वाज कमिंग फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स ओनली, लाइक एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। तो अभी जो एनर्जी डिमांड है वो 48% आ रही है केवल यहां से। तो दिस इज रियली वेरी गुड न्यूज। अगर आप नॉन फॉसिल फ्यूल्स का देखोगे तो सोलर एनर्जी 132 गीगावाट्स, विंड से 53.9, कुछ मोटा मोटा भी आपको याद रहे तो विच इज गुड न्यूज, है ना। तो सोलर पावर से बहुत ज्यादा आ रहा है। सोलर पावर इज कंसिडर्ड टू बी, अगर जो बहुत अच्छे सिलिकॉन ग्रेड के आपके पास अगर अच्छा सिलिकॉन ग्रेड आ गया तो दिस इज द फ्यूचर बेसिकली, राइट। देन लार्ज हाइड्रो 50 मेगावाट्स, गीगावाट सॉरी, बायो एनर्जी 11.61 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो 5.16 गीगावाट्स, है ना, एंड 8.78 कहां से आ रहा है, न्यूक्लियर से। तो 262 व्हिच इज कितना परसेंटेज हो गया, 51% हो गया, दैट इज गुड न्यूज। राइट, बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो अगर ट्रेंड्स आप देखोगे तो कोल एंड लिग्नाइट का क्या है, 3.4% का क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है ना 50 ईयर्स में। ओके, तो जहां से हम जनरेट कर रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी 22% का है, रिकॉर्ड ग्रोथ है बाय द वे, है ना। कब का कंपैरिजन है ये, वर्सेस 2024, है ना, ट्रेंड, है ना। तो आप एक बार इसको एक बार देख लेना, लार्ज हाइड्रो में 15%, न्यूक्लियर में 2% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो दैट इज रियली गुड न्यूज, है ना। चलो, ऑलराइट, सो let's tell you what is the limitation of renewable energy, why do we need renewable energy का जो है बेसिकली उसमें लिमिटेशंस क्या है। भले 51% आ गए, एक तो वेरिएबिलिटी है ना, वेदर, सीजन, टाइम ऑफ डे, एनर्जी स्टोरेज जो टेक्नोलॉजीज है दैट इज आल्सो वन प्रॉब्लम। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल स्टील, एल्यूमिनियम, है ना, हार्ड टू डिकार्बोनाइज, इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे रिक्वायर्स कंटिन्यूअस रिलायबल, है ना, लो कार्बन पावर चाहिए, और कार्बन कोयला जला के इनको एनर्जी मिली, इसलिए हार्ड टू डिकार्बोनाइज भी इनको कई बार बोलते हैं, ना, आर डिफिकल्ट टू डिकार्बोनाइज, या कई बार ये वर्ड यूज होता है, एपीएससी ने यूज किया, हार्ड टू डिकार्बोनाइज, है ना, बिकॉज इंटरमिटेंट रिन्यूएबल एनर्जी से काम नहीं चल सकता है ना। तो एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, इट प्रोवाइड्स बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड सप्लाई, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इट ऑक्यूपाइज रिलेटिवली लिटिल लैंड, है ना, कंपैरेटिवली इसको इन्वेस्टमेंट लैंड की टर्म में बहुत कम है। इट डिलीवर्स कार्बन फ्री पावर ड्यूरिंग ऑपरेशन, है ना। India's nuclear sector has strongly indigenous technology. It is supported by over 30 years of research and development. It includes 22 operational nuclear reactor, है ना, 24 बेसिकली। तो अगर आप देखोगे टोटल रिएक्टर आज की डेट में क्या है, एज ऑफ नाउ 24 रिएक्टर्स, है ना। तो लेट मी ओके, दो उसमें काम करें, टोटल कितना है 24, है ना। तो जस्ट रिमेंबर टोटल कितना है 24। ओके, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं दे आर फैक्ट्री बिल्ट मॉड्यूलर, है ना, छोटे से होते हैं, डिजाइन फॉर डिप्लॉयमेंट नियर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रियल हब्स एंड एनहांस सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो वहां पे हम बात करेंगे बेसिकली, और जो अगली वीडियो का है वो मैं अभी आपको बताता हूं उसमें क्या हम बात करने वाले हैं। But what is the takeaway? Takeaway of the Shanti Bill is the bill consolidate and modernize India's nuclear legal framework. It enables limited private participation in nuclear sector under regulatory oversight. और याद रखना इसमें foreign countries are still not allowed, है ना। It strengthens statutory regulation by granting statutory recognition to Atomic Energy Regulatory Board. It supports India's clean energy transition. Most important, achieving 100 gigawatts, which we have talked by 2047, right? तो इसके मेजर हाइलाइट्स क्या है, मेजर हाइलाइट्स आप देखोगे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मॉडर्न लाइसेंसिंग एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क, रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन यूजेस, बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, R&D इनोवेशन, स्ट्रेंथन न्यूक्लियर लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर रेगुलेटर, एनहांस सिक्योरिटी एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। दीज आर द बेसिक कोर आइडिया बिहाइंड इट। ओके, सो अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर पावर में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज मेनली एनपीसीआईएल, है ना। रिजल्ट क्या था, मोनोपोली एंड स्लो ग्रोथ। अंडर शांति बिल लाइसेंस कैन बी, है ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के पास ही था पहले, तो लाइसेंस कैन नाउ बी ग्रांटेड टू इंडियन प्राइवेट कंपनीज। याद रखना, गवर्नमेंट प्राइवेट ज्वाइंट वेंचर्स, फॉरेन कंपनीज आर स्टिल नॉट अलाउड, व्हिच आई हैव टॉक्ड यू। मोस्ट इंपोर्टेंट, जस्ट डोंट फॉरगेट इट, है ना। तो फॉरेन कंट्रीज को भी अभी क्या है, कोई अलाउ नहीं करेंगे, राइट। Private sector participation allowed in building nuclear plants, operating reactors, nuclear fuel related activities with safeguards. What is the goal? Faster expansion, investment plus innovation. That is the
goal of this, right? Safety and regulation को stronger बनाने के लिए Atomic Energy Regulatory Board gets statutory status, legal backing, clear authority to oversee radiation and nuclear safety. Any activity involving requires mandatory safety authorization, है ना? तो इसके कारण क्या होगा, जो रेगुलेटरी सिस्टम रूल बेस्ड होगा, ट्रांसपेरेंट एंड लेस डिस्क्रिपेंसीज आर देयर, लेस डिस्क्रिशनरी, राइट? तो ये ध्यान रखना, ओके, ऑलराइट? चलिए, now in the next video we are going to talk about this. This is the for the next video, the 3-stage program is still relevant for India. Why it is relevant? Because we have thorium deposits, more of the thorium deposits, okay? So we are going to talk about this in the next video. We are going to talk about, you know, the Shanti bill. For this, you know, we are going to talk about small modular reactors. What is the basic unit, you know, how can it can be used for the ready-made use type का है ना, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं. Advanced reactor technology क्या है, we are going to talk in the detail. Basically thorium based 3-stage nuclear program which you are going to talk in the next class. So before winding up this video, let me give you 2 questions. The Shanti Bill 2025 seeks to reposition nuclear energy as a key pillar of India's nuclear energy, है ना, or energy transition. Critically examine the scientific, economic and institutional arguments for and against expanding nuclear power capacity in India. And another question for you to practice despite ambitious targets, nuclear energy faces, ये थोड़ा critical type का सवाल है ना, faces structural and operational constraint in India. Discuss whether nuclear power can realistically contribute to India's goal of energy security and net zero emission while ensuring safety and affordability and public trust. So I think this is very important video for you. So before winding up, let me tell you thank you so very much for watching this video. If you really like it, don't forget to like share button, है ना, share करना अलग है, like अलग करना है, and don't subscribe to our channel. Thank you so very much. See you guys until next time. Till then, goodbye, take care, thank you.